हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामले कितने बढ़ रहे हैं ये हम हर रोज देख रहे हैं, हम रोज समझ भी रहे हैं, लेकिन हर दिन के हिसाब से जो बढ़ते मामले हैं जरा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा सबसे पहले दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या अभी तक स्थिति है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका के अंदर ये तस्वीर, ये पूरा आंकड़ा 15,27,951 अभी तक कुल मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,46,389 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 90,980 लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी है। और ये जो आंकड़ा है बेहद चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाला। दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज उसकी क्या स्थिति है ये इन आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ कुल केस, अभी तक कितने मामले ठीक हो चुके हैं, मौत का आंकड़ा, ये हमने आपको दिखाया। लेकिन लगातार जिस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है यानी कि टेस्टिंग किट और टेस्ट करने को लेकर के जो बार बार कहा जा रहा है, ये भी आंकड़ा जरा हम आपको दिखा दें। 1,18,75,580 अभी तक अमेरिका के अंदर ये टेस्ट हो चुके हैं। तो ये हम आंकड़ों के जरिए आपको अमेरिका की तस्वीरें दिखाई, अमेरिका के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाई है, यानी कि दुनिया भर के अंदर अभी तक तस्वीरें क्या चल रही हैं, अमेरिका का हाल हमने आपको बताया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रूस की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। 2,90,678 अभी तक कुल मामले रूस में सामने आ चुके हैं, जिनमें 70,209 मामले यानी कि मरीज अब तक इतने ठीक हो चुके हैं। 2,722 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जो टेस्ट है वो 71,47,014 अभी तक टेस्ट हो चुके हैं। तो ये पूरा आंकड़ा रूस का भी है। तो यानी कि हम आपको न सिर्फ देश की तस्वीर दिखा रहे हैं, हरियाणा की तस्वीर दिखा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। स्पेन के अंदर क्या स्थिति है? 2,77,719 अभी तक कुल मामले स्पेन के अंदर सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,95,945 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जिनमें दुखद खबर यह भी है कि 27,650 लोगों की स्पेन के अंदर मौत हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पेन के अंदर की है, लेकिन टेस्ट वहां पर कितने हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 30,37,840 अभी तक टेस्ट स्पेन के अंदर हो चुके हैं, यानी कि स्पेन के अंदर का जो पूरा आंकड़ा है, कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है, वो हमने आपको दिखाया है। और इसी तरीके से दुनिया के बाकी देशों की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। कोरोना ग्राफ वहां पर क्या और किस रूप में आगे बढ़ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये फिलहाल स्पेन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कुल मिलाकर के सभी देशों का अगर हाल देखें दुनिया भर के अंदर, तो ये है 48,20,356, जहां पर 18,64,472 मरीज दुनिया भर के अंदर अब तक ठीक हो चुके हैं। 3,16,969 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तो ये पूरी दुनिया की तस्वीरें हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना मीटर किस तेजी से भाग रहा है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको यही तस्वीरें दिखाई हैं। दुनिया भर के बाद अब आप सभी ये जानना भी चाहते होंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से ग्राफ है, जरा वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 33,053 अभी तक कुल मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 24,167 एक्टिव केस हैं। और जो मौत का आंकड़ा है वो महाराष्ट्र में 1198 तक पहुंच चुका है और 7,688 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो एक्टिव केस के साथ साथ यहां हमने आपको जो ठीक हुए लोग हैं उनके साथ साथ एक्टिव केस भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब आपको गुजरात की तस्वीरें भी दिखाते हैं। 11,379 अभी तक कुल मामले गुजरात के अंदर सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,221 एक्टिव केस हैं। वहीं जो ठीक हुए मरीजों की संख्या है वो 4,499 है और मौत का आंकड़ा 659 है। दुखद, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुजरात है वो भी इससे अछूता नहीं है। अहमदाबाद कहीं ना कहीं एपिसेंटर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर कुल संख्या अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की 4,977 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केस अभी तक 2,326 हैं और अब 2,403 लोग अभी तक इस दौरान ठीक भी हुए हैं, कोशिश जो लगातार की। वहीं मौत का आंकड़ा 248 तक भी पहुंचा है। यानी कि मध्य प्रदेश की भी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको देश के
हर एक हिस्से की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर राज्य का हाल दिखा रहे हैं। इसमें दिल्ली कहां पर है वो भी आपको दिखा दें। दिल्ली में कुल मिलाकर के जो केस हैं 10,054, जिनमें से एक्टिव केस अब 5,409 हैं, जिनमें से 4,485 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और 160 लोगों की दिल्ली में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। और आपको अभी तक हमने देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब आपको हरियाणा की तस्वीर भी दिखाते हैं। हरियाणा के अंदर कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है यह हम आपको दिखाते हैं, जिलेवार तरीके से दिखाते हैं जरा। गुरुग्राम में अभी तक कुल मामले 204 सामने आ चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 100 हैं, जबकि 104 लोग यानी कि 104 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। और गुरुग्राम से अब एक राहत भरी खबर यही है कि अभी तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। एक राहत देने वाली खबर यही है कि जो अभी तक लोग हैं वो 104 लोग ठीक भी हुए हैं। फरीदाबाद की तस्वीर भी जरा समझ लेते हैं। 147 कुल मिलाकर के केस सामने आए, 64 अभी तक एक्टिव केस हैं, जिनमें से 77 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन जो दुखद आंकड़ा है वो फरीदाबाद से, जहां पर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये हरियाणा का जो पूरा ग्राफ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों के अंदर क्या तस्वीरें हैं, अब सोनीपत की जरा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 135 कुल मिलाकर के केस हैं कोरोना के सोनीपत में, वहीं 59 एक्टिव केस हैं। 75 लोग इस दौरान ठीक भी हो चुके हैं, जिनमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है, जो कि सोनीपत से अभी तक कुल मिलाकर के ये तस्वीर सामने है। लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों का भी हाल आपको दिखाते हैं। झज्जर की आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 90 कुल मिलाकर के केस हैं, एक्टिव केस 37 हैं, जिनमें से 53 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और ये पूरा झज्जर की ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं नूह की जरा अगर तस्वीर पर नजर डालें तो कुल मिलाकर के 65 केस अब तक नूह में सामने आ चुके हैं, जबकि 7 सिर्फ एक्टिव केस बचे हैं, जिनमें से 58 मरीज, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और अंबाला में 42 कुल मिलाकर के केस हैं, एक्टिव केस कोई है ही नहीं। 40 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से अब 42 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर के 42 की संख्या थी। वहीं पलवल की अगर बात करें तो 39 कुल मिलाकर केस है, एक्टिव केस 3 है, 36 मरीज 39 में से ठीक हो चुके हैं। तो ये पलवल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब इसके बाद जरा पानीपत का रुख भी कर लेते हैं। कुल केस पानीपत में 38 हैं, 5 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 30 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला में कुल मिलाकर के 25 केस है। बहुत तेजी से पंचकुला के अंदर यह आंकड़ा बढ़ा, एकाएक बढ़ा। 2 एक्टिव केस बचे हैं, ज्यादातर लोगों को ठीक किया जा चुका है, जिनमें 23 मरीजों की संख्या है जो कि ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। जींद की तरफ रुख कर लेते हैं। जींद में कुल 20 केस हैं, 5 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 15 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो ये जींद की तस्वीरें भी आपके सामने। करनाल का रुख कर लेते हैं। करनाल में कुल मिलाकर के 18 केस हैं, 7 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 8 मरीज अब तक ठीक होकर वापस अपने घर जा चुके हैं और 1 शख्स की मौत हो चुकी है। वहीं यमुनानगर का भी रुख कर रहे हैं। यमुनानगर की तस्वीर क्या बताती है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के 8 केस हैं यमुनानगर में और 8 के 8 मरीज जो हैं वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। सिरसा में भी 8 केस हैं कुल मिलाकर के और एक्टिव केस अब 2 बचे हैं, यानी कि 6 मरीज ठीक होकर वापस अपने घर सकुशल पहुंच चुके हैं। फतेहाबाद की तस्वीर, कुल मिलाकर के 8 केस, एक्टिव केस अब 7 हैं और 1 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर पहुंच चुका है। भिवानी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के 6 केस हैं, एक्टिव केस 3 बचे हैं और 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं रोहतक की भी तस्वीर, कुल मिलाकर के 12 केस, एक्टिव केस 8, जबकि 3 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और 1 शख्स की इस दौरान मौत भी हुई है, यानी कि कोरोना वायरस से रोहतक में 1 शख्स की मौत हो चुकी है। महेंद्रगढ़ में कुल मिलाकर के 8 केस हैं, एक्टिव केस 8 हैं। अभी तक रिकवरी रेट यहां पर 0 है, यानी कि कोई भी मरीज अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो जरा जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको हर जिले की तस्वीर दिखाते हैं, हर जिले का हाल भी बताते हैं। हिसार की तस्वीर जरा दिखाते हैं आपको। कुल मिलाकर के 4 केस हिसार से सामने आए, जिसमें से एक्टिव केस अब 1 बचा है, यानी कि 3 मरीज अब तक ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। और जरा आगे बढ़ते हैं, रेवाड़ी का रुख कर लेते हैं। कुल मिलाकर के 9 केस रेवाड़ी में हैं, जहां पर एक्टिव केस 9 हैं, यानी कि यहां पर अभी तक मरीज ठीक नहीं हुए हैं। चरखी दादरी का रुख कर लेते हैं। 4 केस कुल मिलाकर के, एक्टिव केस 3 और 1 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुका है।
वहीं कैथल का रुख कर लेते हैं। कैथल में कुल मिलाकर के 5 केस हैं कोरोना के, 3 एक्टिव केस हैं, 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में कुल मिलाकर के 3 मामले अभी तक सामने आए हैं, 1 एक्टिव केस बचा है, जबकि 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको हर जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये हमने आपको प्रदेश के हर एक हिस्से की तस्वीर दिखाई, दुनिया का हाल दिखाया, उसके बाद हमने भारत के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाई और उसके बाद अब हमने आपको हरियाणा की तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। आज का ये कोरोना मीटर है, इसका मतलब क्या है और जो ग्राफ बढ़ा है, बीते रोज जो मामले अभी तक सामने आए, ये क्या संकेत दे रहे हैं और लॉकडाउन के चौथे चरण के अंदर हमें और किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वाति माहेश्वरी, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ नेहा गुप्ता जी हैं, कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं स्वाति जी जल्दी से आपका रुख कर लेता हूं। अभी तक जो कोरोना का मीटर है, दुनिया भर के साथ साथ प्रदेश का मीटर हमने दिखाया अपने सभी दर्शकों को, लेकिन अब लॉकडाउन का चौथा चरण में हम एंटर कर चुके हैं। आज पहला दिन है, तो ऐसे में हमें और किन बातों का ध्यान रखना है और जब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम कई पुरानी चीजों को भूल तो नहीं रहे हैं और हमें कैसे आगे नई चीजों को जोड़ना है अपनी दिनचर्या के अंदर, क्या इसमें बताना चाहते हैं आप? देखिए शुभेंदु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और लोगों को यही याद रखना है कि ये जो रिलैक्सेशंस है, ये कोरोना ने नहीं दिए हैं हमें, ये रिलैक्सेशंस हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो कोरोना का कहर जो है हम देख ही रहे हैं कि विश्व में भी थम नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। अमेरिका का भी जिस तरह से हम अभी, आपने खुद आंकड़े दिखाए हैं, अभी यहाँ पर लोगों ने, दर्शकों ने देखे हैं कि किस तरह से इतना बड़ा देश जो कि वर्ल्ड का सुपर पावर है, वो भी इसके जो संक्रमण है उसको रोकने में असमर्थ है और वहाँ पर भी लगातार केसेस आते जा रहे हैं, मौत भी होती जा रही हैं। और अभी पिछले 24 घंटे तो उनके लिए बहुत ही कहर भरे रहे, जहाँ उनके यहाँ एक ही दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो इस तरह से जब हम ये देख ही रहे हैं कि विश्व का कोई भी देश कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो, वो कोरोना के आगे अभी टिक नहीं पा रहा है और कोरोना सब जगह अपना कहर ढा रहा है। तो ऐसे में भारत, एक बहुत बड़ी बात है कि आज भी इतने समय बाद भी भारत में हम जरूर केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वो हाल नहीं है जिस तरह से बाकी देशों में हुआ है, जिस तरह से उन लोगों के यहाँ हॉस्पिटल्स फुल हो गए और उनके यहाँ लोगों को ट्रीटमेंट मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। उस तरह के हालात अभी भारत में नहीं है। तो हम लोग अभी काफी काबू में हैं। जरूर केस बढ़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या यहाँ भी स्थिति बेकाबू तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ स्थिति बहुत काबू में है। बस अब जो हमें रिलैक्सेशंस मिले हैं, हमें बहुत ध्यान से बाहर निकलना है। हमें सारे वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमें संक्रमण को और बढ़ने नहीं देना है, हमें हर तरीके से रोकना है इस संक्रमण को। और अचानक से देखिए, जब लॉकडाउन खुला है, इतने समय बाद जब लोग बाहर निकल रहे हैं, तो 50 दिन के बाद तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब हम सब अपनी वो वाली एक्टिविटीज वापस कर सकते हैं जैसे कि लॉकडाउन से पहले हमारा जीवन था। अब हमारा जीवन बदल चुका है और इस बदले हुए जीवन के साथ ही हमें जीना है और इसके साथ ही हमें अपने वो सारे काम करने हैं जो कि हमारी जीविका के लिए जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, अभी भी सरकार ने साफ तौर से ये बात बोली है कि लॉकडाउन 4 में भी मॉल्स बंद रहेंगे, थिएटर्स बंद रहेंगे, जिम्स बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स बंद हैं। इस मार्केट्स वगैरह में भी अब जो खुल रहे हैं वो सब भी नियमित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से खुल रहे हैं। तो अभी भी कहीं भी इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है जहां भीड़ इकट्ठी हो या जो आपके जीवन की अनिवार्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ आप वो एक्टिविटीज करिए जो आपके लिए बहुत अनिवार्य हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता और जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा कि प्लाज्मा थेरेपी हद तक जोर दिया गया, ऑल्टरनेट हम लगातार खोज रहे थे कि आखिर, क्योंकि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो रही है तब तक हम ऑल्टरनेट ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है ट्रीटमेंट के तौर पर, वो हम उस पर नज़र बना रहे थे। तो प्लाज्मा थेरेपी की थ्योरी जो है वो कुछ हद तक प्रभावी नज़र नहीं आई, लेकिन उसके पैरेलल कुछ और ऐसा तरीका है जो कि हम ये मान सके कि उसके ज़रिए हम ट्रीट कर सकते हैं कोरोना संक्रमित मरीजों को। आप मुझसे पूछ रहे हैं शुभेंदु? जी स्वाति जी। जी,
जी देखिए, प्लाज्मा थेरेपी भी अब सेकेंड फेज ट्रायल में जा चुकी है। 12 राज्यों में भारत के इस वक्त प्लेसिड ट्रायल के नाम से आईसीएमआर का एक बहुत बड़ा ट्रायल चल रहा है, जहां 12 राज्यों में भारत के जो है ये ट्रायल चल रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी से भी काफ़ी उम्मीद है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी भी एक तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो कि हम देते हैं जो ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत सारी दवाइयों पर शोध चल रहा है, खास तौर से जो दवाइयां जैसे फेविपिरावीर है, रेमडेसिविर है, टॉस्लिजुमैब है, ये खास तौर से ऐसी दवाइयां हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। और अभी देखिए बांग्लादेश से भी एक खबर आई है जहां उन्होंने इवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन के ऊपर स्टडी करी है। तो इस तरह से अगर देखें तो विश्व की जितनी भी खास तौर से जो पुरानी दवाइयां थी, जैसे हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में नाम सुनते आए हैं, एचआईवी की दवाइयां, उन सबको रीपर्पस करके देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन दवाइयों के ऊपर आपको दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा एनिमल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, और इनका सेफ्टी प्रोफाइल कैसा है वो हमें मालूम है। तो बहुत सारी दवाइयों के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है और ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत में भी और बाहर भी। ठीक है, मैं डॉक्टर नेहा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अब हर किसी शख्स से अगर पूछेंगे तो ठीक है, सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, 31 मई तक अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ चुकी है चौथे चरण में। लेकिन लोग ये समझना चाह रहे हैं कि कब तक ये लॉकडाउन, कब तक इसी तरीके से बंदिश। ठीक है, हम उतना खुले तौर पर पहले की तरह नहीं रह सकते, लेकिन ये कोरोना काल कब तक चलेगा, लोगों का पहला सवाल यही होता है। ये कहना कि ये कितने समय तक चलेगा, ये ऐसे अभी फिलहाल तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, बट ये लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है बाकी देशों में जो की गई थी, यूजुअली कहते हैं कि अराउंड 10 वीक्स के आसपास ये किया गया है। तो डेफिनेटली लाइक हमारे अभी तो ये फिलहाल चलेगा ही, और धीरे धीरे जो अभी रियायतें दी गई हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, बेसिकली ये हमारी इसलिए भी है कि धीरे धीरे हम अपनी ग्रेजुअली इकोनॉमी को ओपन करें और सही अपनी लाइफ को धीरे धीरे पटरी पे लेके आए। आई थिंक ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और इससे ये भी जरूरी है कि अभी थोड़ी रियायत है, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी नेसेसिटीज पे फोकस करें, और जब भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, और 2 मीटर एटलीस्ट 2 मीटर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मतलब डिस्टेंस बना के रखें। और इसके साथ में ही डेफिनेटली हैंड हाइजीन लाइक फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग एक्सेट्रा वो सब भी फॉलो करना चाहिए। देखिए ये ही फिलहाल बहुत सारे ट्रायल्स हैं। डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि टॉक्सिलिज्म मतलब आईसीएमआर का जो प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल काफी सेंटर्स में इंडिया में चल रहा है, देन टॉक्सिलिजुमैब में भी काफी ट्रायल्स चल रहे हैं अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा एक दवाई है स्टेरॉइड। तो यूजुअली लाइक पहले ये बोला जा रहा था कि स्टेरॉइड को कोविड-19 में ज्यादा उपयोग नहीं है, बट जो हमारे कंट्री में ये देखा गया है जहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं कि एट टाइम्स स्टेरॉइड वर्क लाइक मैजिक। सो दिस इज आल्सो अनदर ड्रग व्हिच इज मतलब ये भी यूजफुल है ट्रीटमेंट के लिए। और तो क्या इसको लेकर के WHO की तरफ से भी कोई गाइडलाइन है? देखिए अभी तक WHO की तरफ से या फिर इवन IDS जो इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ अमेरिका है उसकी तरफ से भी गाइडलाइंस है। एंड इनफैक्ट हमारी भी सोसाइटी क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे भी जो भी अभी फिलहाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है और जो पब्लिश लिटरेचर है उसके बारे में भी संबंधित लिटरेचर अवेलेबल है। और गाइडलाइंस है महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र प्रोटोकॉल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो फ्रॉम यूएसए की तरफ से भी गाइडलाइंस है, बट उन गाइडलाइंस में भी अभी कोई क्लियर नहीं है कि हाँ सब में ये दिया हुआ है कि ये ट्रायल में मतलब ये दवाई उपयोग में आ सकती है या फिर काम कर सकती है इस तरह से। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रेमडेसिविर। ठीक है, मैं जरा स्वाति जी एक जल्दी से इस पर भी रिएक्शन लेना चाहता हूं कि रिकवरी रेट जो है वो हरियाणा के अंदर लगभग 62% के आसपास है, तो हम इसको किस रूप में देखें? हमने केरल के अंदर की भी तस्वीरें देखी जहां पर रिकवरी रेट अच्छा रहा, तो इसलिए वहां बहुत प्रभावशाली तरीके से काम भी हो सका और लोग जो हैं ज़्यादातर ठीक भी हो सके। तो कारण इसके पीछे क्या है?
देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी रेट हमारा हरियाणा का बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं प्रशासन ने भी मुझे लगता है समय से स्टेप्स उठाए होंगे, जो हमारी राज्य सरकार है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छी की होगी, जिसकी वजह से जल्दी-जल्दी उन लोगों को चिन्हित किया होगा जिन लोगों को इन्फेक्शन है। तो एक ये तो डेफिनेटली एडवांटेज रहा होगा। दूसरा, हो सकता है कि हमारा जो घनत्व है, पॉपुलेशन का घनत्व है, वो हरियाणा का उतना नहीं है जितना कि महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में क्योंकि देखिए, खास तौर से मुंबई, जहां आपने देखा है लोग पास पास बहुत रहते हैं, धारावी जैसे स्लम जहां के हजारों लोग जरा से एरिया में रहते हैं, तो वहां से इन्फेक्शन ज्यादा निकल करके आया है। और इस वजह से अगर हमारा हरियाणा का एडवांटेज ये भी नहीं है, तो इसकी वजह से भी डेफिनेटली एक एडवांटेज मिला होगा। दूसरा, हमने देखा था शुरू में जो केसेस थे वो दिल्ली और आसपास के एरिया से ज्यादा आ रहे थे, खासतौर से आजादपुर मंडी से हमारे यहाँ बहुत केसेस आए। तो प्रशासन ने समय से जो बॉर्डर सीलिंग करी और वहां से जो आवाजाही थी उसको रोका, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ा होगा। और जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन चेन है वो तोड़ने का मौका मिल जाता है ऐसे में। तो ये जो समय से प्रशासन ने स्टेप्स उठाए हैं और जिस तरह का मुस्तैदी से काम किया है, मुझे लगता है उसका भी हमें काफी फायदा हुआ। और इसकी वजह से भी, और देखिए, रिकवरी रेट वहां अच्छा होगा जहां जहां केसेस कम होंगे, क्योंकि लोड बढ़ेगा। जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे और हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता जाएगा, वहां वहां आप केस फर्टिलिटी रेट बढ़ता हुआ देखेंगे। इसी तरह से देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र, वहां बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल फुल होने लग गए हैं, तो वहां का आप फर्टिलिटी रेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन हरियाणा में अच्छी बात यह है कि अभी तक रफ्तार नहीं है, तो बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो भी केसेस आ रहे हैं उनका हम अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। इस वजह से हम ये अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, मैं जरा नेहा गुप्ता जी, एक सवाल इस लाइफस्टाइल को लेकर भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से बार बार ये सवाल किया गया कि अब हमें क्या पुरानी जो आदतें हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, हम उनको छोड़ना पड़ेगा क्या? अब कोरोना काल के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने जा रही हैं, कुछ चीज़ों में तो बदलाव आ चुका है, आने वाले समय में कुछ और भी चीज़ें हैं जो बदलने जा रही हैं। जल्दी से इस पर रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली कोरोना से हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज होने वाली है एटलीस्ट। और क्योंकि अब यही है कि इसी के साथ हमें जीना है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही पूरा बदल के फिर आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, एंड जब आप बाहर जाएं तो मास्क पहन के ही निकलें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इन चीज़ों का आपको पालन करना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया नेहा जी और स्वाति जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और आपने हमारे सभी दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाई जो उनको जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जो कि लगातार हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यदि आपको इस कोरोना काल में आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखना है, तो इन खास बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।